बिना टारगेट के आप स्टडी करेंगे तो आप स्कूल एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं, बोर्ड में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आप नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है नीट में जो खेल शुरू होता है सिलेक्शन का वो 80% के बाद होता है। 80% मार्क्स लाने वाले का सिलेक्शन नहीं होता। 80% मार्क्स ले आएंगे, घर जाएंगे, घर वाले खुश हो जाएंगे, एक दो दिन मिठाई बांट देंगे बोर्ड में, फिर आपको एक हफ्ते बाद कोई पूछेगा नहीं। लेकिन आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे तो आपको लाइफ टाइम पूछा जाएगा। अगर आपने 2 घंटे की चीज़ पढ़ी है, अगर आप उसको 15 मिनट में 10 मिनट में रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको किसी से दुश्मनी है और आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहा है लेकिन उससे आपको दुश्मनी निभानी है ना, तो उसको 2-4 किताब खरीद के दे दीजिए, वो पढ़ता रहेगा, सिलेक्ट नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो 2027 में नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। क्या गलती करते हैं पढ़ने में, रिवीजन में, टाइम कैसे वेस्ट हो रहा है। हम अपना पूरा टाइम दे रहे हैं फिर भी हमको वो आउटपुट नहीं मिल पा रहा है और हम सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो हमको जब देखते हैं कि हम जब तैयारी कर रहे होते हैं कंपटीशन के लिए, तो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम टारगेटलेस तैयारी करते हैं। हमारे पास कोई टारगेट नहीं होता, हम डेली पढ़ रहे होते हैं, टाइम भी दे रहे होते हैं, 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद हम एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद देखते हैं जो हमने पढ़ा और वो हमको याद नहीं है। उसका रीज़न है आपने टाइम दिया लेकिन आपके रिफ्लेक्स में आया नहीं वो। तो उसके लिए एक टारगेट बनाइए, और बिना टारगेट के आप स्टडी करेंगे तो आप स्कूल एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं, बोर्ड में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम में आप नहीं कर सकते। बड़ा चैलेंज है। बड़ा चैलेंज क्या है कि नीट में 720 नंबर का पेपर है और 180 क्वेश्चंस हैं। 90 आपके बायोलॉजी के हैं और 90 में आपके 45 फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं। तो यानी कि 180 क्वेश्चन 180 मिनट, मतलब 3 घंटे का टाइम है। हर क्वेश्चन में आपको 1 मिनट लगाना है, और अगर वो 1 मिनट में आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो आपको कितना भी आता है वो आपके लिए बेकार है। जब आप 27 में एग्ज़ाम देंगे और आज से जो टाइम कैलकुलेट करेंगे उसके हिसाब से आपको प्लान बनाना पड़ेगा, टारगेट बनाना पड़ेगा, और तब जाके स्टडी होगी। तो स्टार्टिंग में ही बता दूं मैं कि आपको 4 चीज़ें करनी है जब आप तैयारी कर रहे होते हैं किसी भी कंपटीशन की। सबसे पहला तो आपको पढ़ना है। आप पढ़ कहीं से भी सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, या कोई आपने कोर्स ले रखा है वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई अपना आपका टीचर है, पर्सनल है, या कोचिंग में जाकर पढ़ रहे हैं, आप किसी भी सोर्स से पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पढ़ कर आए और फिर अगले दिन जाके पढ़ने लगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं। आपने पढ़ा, आपने टारगेट बनाया कि मुझे 1 हफ्ते में क्या पढ़ाया गया, और उस 1 हफ्ते में आपको कितना आया ये भी देखना है, यानी कि सेल्फ एवेल्यूएशन करना है। तो आप पढ़ाई करेंगे, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि जो आपने पढ़ा उसको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद आपको तीसरे स्टेप में जाना है, प्रैक्टिस। यानी कि जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है किसी भी सब्जेक्ट का, वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसका क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के बाद फिर करना है टेस्टिंग। अगर आप टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, टेस्टिंग नहीं हो रही, तो समझ लीजिए कि आपकी की गई पढ़ाई बेकार है। तो ध्यान रखिए, पढ़ना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है और टेस्टिंग करनी है। बिना टेस्टिंग के आप कंपटीशन तो नहीं निकाल सकते। हाँ, कोई आपसे पूछेगा आप उसका जवाब दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, तो 50 क्वेश्चन में 200 नंबर आने हैं आपके, तो आपके पास 50 मिनट हैं। आपको 50 के 50 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप हर क्वेश्चन में 2 मिनट लगा रहे हैं, तो आप टोटल 25 क्वेश्चन कर पाएंगे और आपके 50% मार्क्स तो वैसे ही चले गए। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आप टारगेट बनाइए। मैंने पढ़ा है, मैंने रिवीजन किया और मैंने उसकी प्रैक्टिस करी और उसके बाद टेस्टिंग करी, जिससे पता चल पाएगा कि हमने जो पढ़ा 1 हफ्ते में उसमें हमें कितना गेन हुआ। जैसे कि 30 क्वेश्चन करने हैं। अब 30 क्वेश्चन करने हैं तो कभी कभी आप क्या करते हैं, घर में प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी ने डोर बेल बजा दी, आप वहाँ चले गए, फ़ोन आ गया, आपने वो भी देख लिया, बीच में चाय भी पी ली, किसी ने आवाज़ दी, वहाँ भी ध्यान दिया। ऐसे नहीं करना है। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे ज़रूरी काम है कि आपको मालूम है कि 1 मिनट चाहिए, तो आपने 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, इसके बाद एक टाइमर लगाया 30 मिनट का, और 30 मिनट का टाइमर जब स्टार्ट होता है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आप फिर 30 मिनट उठेंगे नहीं। आपने एक पेज लिया, आपने 30 क्वेश्चंस का पेपर है, उस पेज में 1 से लेकर 30 आपने नंबरिंग कर रखी है, आपने क्वेश्चन देखा, सॉल्व किया और उस नंबर के सामने कौन सा ऑप्शन सही है वो कर दिया। तब आप मालूम पड़ेगा कि जब आपने 30 मिनट ख़त्म किए तो कितना अटैम्प्ट हुआ,
उसमें से कितने माइनस हुए, कितने राइट हुए और कितने आपने छोड़ दिए, तभी तो पता चलेगा कि आपने जो पढ़ाई करी है उसका गेन कितना हुआ है, और आपको मालूम पड़ेगा कि हमारी क्या कमी चल रही है, और आप वहाँ पे जाके फिर काम करोगे। अदरवाइज अगर आप पढ़ते रहोगे, आप 50 बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए, आप 80% मार्क्स ले आएंगे, लेकिन आपको पता है नीट में जो खेल शुरू होता है सिलेक्शन का, वो 80% के बाद होता है। 80% मार्क्स लाने वाले का सिलेक्शन नहीं होता है। 80% मार्क्स ले आएंगे, घर जाएंगे, घर वाले खुश हो जाएंगे, 1-2 दिन मिठाई बांट देंगे बोर्ड में, फिर आपको 1 हफ्ते बाद कोई पूछेगा नहीं। लेकिन आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो आपको लाइफ टाइम पूछा जाएगा। तो एक रोड मैप है किस तरह से 2027 में आपको तैयारी करनी है, जितना टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करना है उस तरीके से। आपको पता है कि 60,000 प्लस सीट है, अभी कुछ सीट्स बढ़ गई हैं, तो 60,000 प्लस सीट है। ये मैं गवर्नमेंट सीट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ। और आपको कितने स्टूडेंट्स का नंबर पता है? करीब 24 लाख प्लस, 24 लाख से ज़्यादा लोग पेपर देते हैं हर साल, और डॉक्टर जो गवर्नमेंट सीट में बनने वाले हैं वो 60,000 प्लस। तो ये तो बात क्लियर है पहले से ही कि 24 लाख में से 60,000 60,000 डॉक्टर बनने हैं, इससे ज़्यादा तो बनने नहीं है। तो इसका मतलब कंपटीशन टफ है, और कंपटीशन टफ है, लेकिन आप इससे डिप्रेस नहीं होंगे कि यार 60,000 सीट्स हैं, 24 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, कैसे होगा। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपको कितनी सीट्स चाहिए? अगर आप डॉक्टर बनते हैं, एम्स में एडमिशन लेते हैं, मौलाना आज़ाद में एडमिशन लेते हैं, कोई लड़की लेडी हार्डिंग में एडमिशन लेती है, तो उसको अपनी एक सीट चाहिए ना। तो आपको पता है मुझे तो एक सीट चाहिए, अगर हम उस लायक होंगे वो सीट ज़रूर मिलेगी। तो प्लानिंग करिए, फिर तैयारी करिए, और एक टारगेट बनाइए कि मैंने 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 2 महीने में कितना पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि 60K प्लस सीट्स हैं, और लोग कितने एग्ज़ाम देते हैं? 24 लाख प्लस। ठीक है, दूसरी बात कि जो एक पढ़ने के टाइम पे गलतियाँ होती हैं, क्या गलती हो रही है? जैसे पिछले साल पढ़ा वैसे इस साल ही पढ़ लिया। तो आप बताइए, जो आप काम पिछले साल कर रहे थे वही गलतियां इस साल भी कर रहे हो, तो सिलेक्ट कैसे हो गए? आप पढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे का भूलता जा रहा, रिवीजन का कोई आपका शेड्यूल नहीं है कब रिवीजन करना है। तो ध्यान रखिए, आपने जितना भी पढ़ा है, आपने 6 दिन पढ़ाई करी, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन पढ़ाई करी, 1 दिन हफ्ते में ऐसा होना चाहिए जहां हमको नया पढ़ना ही नहीं है। अगर आप 1 दिन ऐसा नहीं रखते हैं, तो मान लीजिए कि आपने 3 दिन में 1 चैप्टर किया, फिर 6 दिन में 2 चैप्टर हो गए, ठीक है, 12 दिन में 4 चैप्टर हो गए, ऐसे करते करते चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे, और जब आप 10वां चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो पीछे देखेंगे अरे यार पहले से लेके 6-7 तक तो हम भूल चुके हैं। तो मतलब कि वो जो 6-7 चैप्टर का टाइम दिया था आपने, वो तो बेकार हो गया, और ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। तो रिकॉल करना ज़रूरी है, इसलिए हफ्ते में एक टाइम रखिए जहाँ पे आप उसको रिवीजन कर सके। तो 1 हफ्ते में 1 दिन नया नहीं पढ़ना है, और तरीके से पढ़ना है, भूलना नहीं है, पैसिव प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे लिखा नो शेड्यूल रिवीजन, लिखा कि अलाउइंग अर्ली चैप्टर टू फेड। अब पता चला कि शेड्यूल ही नहीं है। आपने सोचा कि यार 1 दिन में मैंने पढ़ा 10, 1 दिन ऐसा आया जोश कि 10 घंटे पढ़ लिए, फिर 2 दिन पढ़ाई नहीं करी, फिर मन में ये रहता है यार मैं 5 चैप्टर तो पढ़ चुका हूँ, मेरे अपने हैं। वो तुम्हारे अपने नहीं है, क्योंकि वो आपका फेड हो चुका है। तो आप कैसे उसको रिकॉल करोगे? इसलिए रिवीजन का एक शेड्यूल बनाइए, और रीडिंग या प्रैक्टिस जो भी है वो क्या करता है, थोड़ा सा एक्टिव रखिए। ठीक है, तो एक मास्टर ब्लूप्रिंट जो आपको सिलेक्ट करा सकता है वो बनाना जरूरी है। आपके पास दिमाग है, आपका अपना टाइम है, आप पूरा टाइम दे रहे हैं, तो उसका आउटपुट भी आपको मिलना चाहिए। तो मास्टर ब्लूप्रिंट में एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो हमारा टेस्ट होने वाला है वो कब होने वाला है, कितना टाइम बचा हुआ है, जो टेस्ट है वो कितने नंबर का होने वाला है, हमारा कट ऑफ कितना जाता है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो अगर मैं बायो की बात करूं तो आपको पता है 50% बायोलॉजी के मार्क्स हैं, यानी 360 आउट ऑफ 720 बायोलॉजी के मार्क्स हैं। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 90 मिनट मिल रहे हैं। अगर हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो हम कम से कम 30 मिनट्स इसमें बचा सकते हैं। और ये 30 मिनट हमें किस में काम आ जाएंगे? हमारा जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है जहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट, तो वहाँ पे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब भी आप पेपर करने जाएंगे
इवन आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस जो टेस्ट हो रहे हैं या ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के टेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे आप सोचो कि यार मेरी फिजिक्स थोड़ा बहुत अच्छी है, तो आपने सीधे शुरू कर दिया फिजिक्स से करना। देखिए, आपको कभी भी ये गलती नहीं करना है, आपको हमेशा स्टार्ट करना है बायोलॉजी से, ताकि आप 360 मार्क्स पे बहुत अच्छा करके टाइम बचा के अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ा सकें। आप फिजिक्स करने लगे, बहुत अच्छी बात है, बाई चांस एक दो क्वेश्चन ऐसे आ गए जहाँ पे आप अटक गए और किसी क्वेश्चन में आपने 5-10 मिनट लगा दिए, तो आपका क्या होगा, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो आप जो क्वेश्चन करने वाले थे बायो में भी, वो भी जाएंगे, केमिस्ट्री भी जाएगा, फिजिक्स भी जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, पहले बायो करनी है, फिर केमिस्ट्री करनी है और फिर फिजिक्स करना है, ठीक है। तो आपको पता है बायोलॉजी में आपको अगर 340 प्लस आ रहा है, लेकिन 340 प्लस का मतलब क्या है? देखिए, 360 में 340 प्लस का मतलब 340 से ज़्यादा नंबर। जैसा कि इस साल पेपर आया 2026 में जो नीट हुआ, वहाँ पे आप देखना फिजिक्स काफ़ी टफ थी, केमिस्ट्री मीडियम थी, बायो तो हमेशा एनसीईआरटी से आती है, ठीक है। अब जब फिजिक्स टफ आ रही है तो जाहिर सी बात है फिजिक्स सबके लिए टफ होगी और कट ऑफ भी लोअर जाएगा। लेकिन बायोलॉजी में 360 मार्क्स में से अगर आप 340 प्लस मार्क्स ला रहे हैं तो आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा कि अगर फिजिक्स थोड़ा गड़बड़ भी हो गई है, केमिस्ट्री थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गई है, तो आपको ये होगा कि नहीं यार, मेरी बायो तो अच्छी हुई है और मैं इतने नंबर सिक्योर कर रहा हूँ, तो मेरा सिलेक्शन होना पक्का है। एक चीज़, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे बायोलॉजी में अगर 340 प्लस लाते हैं, केमिस्ट्री में 160 प्लस लाते हैं आउट ऑफ 180 एंड फिजिक्स में 150 प्लस आउट ऑफ 180, तो आपका टोटल इस तरह से आता है 650 प्लस के आसपास। लेकिन ये भी देखना है कि पेपर टफ आया, सिंपल आया, मीडियम आया। अगर पेपर टफ आता है तो हमारा जो सिलेक्शन है लोअर, अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो वहाँ पे 530 540 जा सकता है, लोएस्ट की बात कर रहे हैं। मीडियम में 600 के आसपास है, मीडियम में थोड़ा सा मतलब और थोड़ा सा हो जाएगा, जैसे कि सिंपल है तो ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है, टफ है तो कम जा रहा है। अब इस बार का पेपर टफ मान रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि लोअर जो चला जाएगा 530-40 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। और अगर मीडियम जाता है तो थोड़ा सा और बढ़ाते। स्लो वाले जो अगर बहुत सिंपल टाइप का पेपर आता है तो मैंने देखा कि 650 के आसपास हुआ, यानी 100 मार्क्स का फ़र्क आ रहा है, 550 और 650। तो आपको ये जो एक ये थोड़ा सा आइडियल टाइप का दिया जा रहा है, ऐसा हमें नहीं पता कि किस तरह का पेपर आएगा, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 340, 160, 150 प्लस ये मार्क्स बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में आ रहे हैं, तो टोटल हमारा 650 प्लस हो रहा है और 650 प्लस में हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो एक तो हमको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे कितने नंबर का पेपर होने वाला है और हमें कितने मार्क्स लाने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ से बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि यार मेरे नंबर 650 वाला बन गया मेरा। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें हमको डाउट था कि यार ये हो सकता, ऑप्शन ये नहीं हो सकता, तो हमारी एक आदत होती है कि हम उसमें गोला लगा देते हैं, उसको सर्कल कर देते हैं। हमने 10 क्वेश्चन सर्कल कर दिए, हमको कॉन्फिडेंस था नहीं ये सही है कि नहीं है, लेकिन फिर भी कर दिए। अब वो जब 10 करे हमने तो -10 हो गए और जो 10 के 40 मार्क्स आने थे वो भी नहीं आए। तो कुल मिला के हमारे जब वो -10 चले जाते हैं तो -10 650 में सिलेक्शन हो रहा था लोएस्ट में, अब 640 हो गए, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एक ही आदत हमें ख़त्म करनी है माइनस वाले क्वेश्चन को करने की, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसके बाद हमको पता है कि हमारे पास टाइम कितना बचा है, ये सबको मालूम होता है। अगर आज से हम देखते हो 6 महीने बचा है, और वैसे भी जिनको साल भर की तैयारी करने को मिलता है, मान लीजिए उसने मई में पेपर है उसका, उसने मई से तैयारी करी, तो उसने सोचा कि मेरे पास 12 महीने कभी नहीं होते। पूरे साल में 8-10 दिन तो आप बीमार हो जाओगे, 8-10 दिन बर्थडे मनाओ किसी का, शादी में जाओगे, पार्टीज़ करोगे, तो कुल मिला के उस 12 महीने में से 2 महीने तो माइनस कर दीजिए। तो आपके पास ओवरऑल अगर फुल टाइम एक तैयारी कर रहे हैं तो 10 महीने से ज़्यादा नहीं होते। उस 10 महीने में आपको चैप्टर्स कितने हैं वो डिवाइड करने हैं, तो एक हफ्ते में कितना पढ़ना, तो एक महीने में कितना हो जाएगा, इस तरह से तैयारी करनी है। तो कब से स्टार्ट कर रहे हैं, कितना टाइम बचा है और कितना आपके पास चैप्टर्स हैं, उस हिसाब से आपको एक माइंड मैप बनाना है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें लिखी हुई यहाँ पे कि जुलाई टू अक्टूबर और नवंबर दिसंबर, ठीक है, जनवरी फरवरी, ये तो लास्ट में मार्च अप्रैल के बाद मई में पेपर आ जाता है। तो जो पेपर होने के पहले का जो 1 महीना होता है वो काफ़ी क्रिटिकल होता है कि आपने पिछले जो महीनों में तैयारी करी है वो 1 महीने में रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा,
जैसे आपके, अगर मैं बायो की बात करता हूँ तो एनसीईआरटी के बाहर तो आता नहीं है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े नोट्स बनाते हैं, इतने बड़े नोट्स बना लेते हैं कि नोट्स तो बहुत अच्छे बन गए, कलरफुल बन गए, और जब लास्ट में रिवीजन का टाइम आया तो रिवीजन ही नहीं हो पाया। शॉर्ट नोट्स बनाइए, ज़्यादातर कोशिश करिए वो एनसीईआरटी के साइड में लिखते जाइए, अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए, और ताकि आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने 2 घंटे की चीज़ पढ़ी है, अगर आप उसको 15 मिनट में 10 मिनट में रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो वो तो थोड़ा बहुत नॉलेज होता रहेगा, लास्ट में आप देखोगे कि कल मेरा पेपर होने वाला, आधा सिलेबस तो रिवीजन नहीं हुआ, बिना रिवीजन के आज तक किसी का सिलेक्शन भी नहीं हुआ। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, तो आपको कब कितना कोर्स आपने कर लिया है, उसका रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, आपको उस तरह से प्लान करके चलना है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे लिखा है बायोलॉजी एनसीईआरटी वर्कशीट, देखिए बायो में तो आपको कोई किताब छूनी ही नहीं है। अगर आपको किसी से दुश्मनी है और आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहा है लेकिन उससे आपको दुश्मनी निभानी है ना, तो उसको 2-4 किताब खरीद के दे दीजिए, वो पढ़ता रहेगा, सिलेक्ट नहीं होगा। तो वही चीज़ आपके पास है। अगर एनसीईआरटी के अलावा कोई भी टेक्स्ट बुक है आपके पास पढ़ने के लिए तो उसको किसी को दे दीजिए ताकि वो सिलेक्ट ना हो। और हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए आप चाहे कोई सी अच्छी सी किताब ले लीजिए, वो कोई भी पब्लिकेशन हो सकता है, लेकिन उसमें क्वेश्चंस विद इन एनसीईआरटी जो सिलेबस है वो वाले होने चाहिए। बहुत हाई फाई जो कुछ किताबें होती है उसमें क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस रख देते हैं ताकि लगे लोगों की इन्होंने कितनी अच्छी बुक लिखी, वो आपके काम ही नहीं आने वाली है। तो वो सब नहीं करना है, ठीक है ना। तो बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़ना है, और एनसीईआरटी की एक खासियत है, एनसीईआरटी बहुत पतली किताब होती है, 300-350 पेजेस होते हैं एक बुक में। लेकिन उसकी खासियत क्या है कि उसकी जो लैंग्वेज होती है ना, वो इतना टिपिकल टाइप की बनाते हैं, थोड़ा सा वो टेक्निकल बनाते हैं कि उस एक लाइन में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें छुपी होती हैं। तो आप देखोगे, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, आप करके देख लेना कि आज आप एक चैप्टर पढ़ो, आप बहुत अच्छे से पढ़ लो, आपने पढ़ लिया, 4 दिन बाद फिर से उसी चैप्टर को पढ़ोगे और आप देखोगे कि कोई ना कोई नई चीज़ आ जा रही है। यार लगेगा यार पिछले बार मैंने पढ़ा था तो ये नज़र नहीं आई, अब कैसे आ गई। आप 10वीं बार भी पढ़ोगे तब भी उसमें कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट निकल के आ जाएगा। तो एनसीईआरटी बार बार पढ़िए। जब आप बार बार पढ़ोगे तो आपका रिफ्लेक्स मजबूत होगा, जब आपका रिफ्लेक्स मजबूत होगा तो आप विदिन 1 मिनट क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये तैयारी करने का तरीका है। आप नॉर्मल पढ़ाई मत करिए, नॉर्मल पढ़ाई करना है आपने 11th-12th करना है तो कर लीजिए, कंपटीशन के लिए थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। आप ऐसे ही फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें आती हैं प्रैक्टिस के लिए, पढ़िए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और फिजिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप सोचो किताब पढ़ के सिलेक्ट हो जाएंगे तो नहीं हो पाओगे। आपकी प्रैक्टिस डिसाइड करेगी कि आप क्वेश्चंस को 1 मिनट में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और बहुत सारे लोगों के घर में रूल होते हैं, कोई कहता है सुबह पढ़ो, कोई कहता है अरे तुम रात भर पढ़ रहे हो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। देखिए, मैं कंपटीशन की जब बात आती है तो मैं वैल्यू देता हूँ कि मैंने कितना पढ़ा 24 आवर्स में। हाँ, एक बात साइंटिफिकली बहुत करेक्ट है कि जब आप सुबह उठते हैं पढ़ाई करने के लिए तो आपका ब्रेन फ्रेश होता है क्योंकि उसने रात भर आराम किया है, तो आप अच्छा कैच करते हैं, आप जल्दी जल्दी चीज़ों को याद कर लेते हैं। क्योंकि ब्रेन को 2 ही चीज़ चाहिए, ग्लूकोज चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, साथ में आराम चाहिए। आप सोचो कि मैं 5 घंटे लगातार पढ़ लूँगा, तो आप 5 घंटे लगातार पढ़ जरूर रहे हो लेकिन आपके दिमाग में आ नहीं रहा क्योंकि ब्रेन सैचुरेट हो चुका है, और सैचुरेशन जब हो जाएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखिए आपको पढ़ाई का तरीका, अगर आप सुबह उठ के पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, सुबह आपका ब्रेन फ्रेश है, आप ज़्यादा याद कर पाओगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा डीप भी जाएगा क्योंकि एकदम रिलैक्स्ड माइंड है वो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। लेकिन ऐसा नहीं, अब कोई सुबह कैसे उठ जाएगा, वो रात को 3 बजे तक पढ़ रहा है तो सुबह 6 बजे तो उठ नहीं सकता। तो फिर आप उस हिसाब से अपना शेड्यूल बना लीजिए। लेकिन मॉर्निंग में उठते हैं तो बेटर है, आपकी हेल्थ के लिए भी और पढ़ाई के लिए भी, उसके लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको 24 आवर्स में कितने आवर्स पढ़ना है और कितना पढ़ना है, वो अगर टारगेट अचीव हो रहा है तो आप अपना शेड्यूल अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइमिंग है पढ़ने के लिए। आप एक हफ्ते के 6 दिन मैंने बोला कि आप पढ़िए, 7वां दिन 1 दिन आप रिवीजन का रखिए, इस तरह से तैयारी करिए, ठीक है। एक चीज़ है, बोलता है कि टेस्ट रूटीन सेटअप, और आपने पढ़ा 6 दिन पढ़ा, 10 दिन पढ़ा, 20 दिन पढ़ा, लेकिन वो जो पढ़ा कैसे पता कि आपको आ गया, ये भी तो पता होना चाहिए कि हमको आ भी रहा है कि हम पढ़ते जा रहे हैं। हम सिर्फ घंटे गिन रहे हैं, हम चैप्टर गिन रहे हैं, हम टाइम देख रहे हैं कि इतना पढ़ा मैंने, पूरे हफ्ते पढ़ाई करी, हर रोज़
घंटे पढ़ाई करी, इतने मेरे चैप्टर हो गए, लेकिन उन चैप्टर्स में जब आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप महीने में, जैसा कि मैंने देखा जनरली कि एक मंथ में 2 बड़े टेस्ट देना है, एक मंथ में 2 बड़े टेस्ट देना और हर हफ्ते एक छोटा टेस्ट देना है। तो 4 टेस्ट आप छोटे करोगे और 2 टेस्ट आप बड़े करोगे, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि यार मेरी वीकनेस क्या, मेरे माइनस कितने हो रहे हैं, मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखना है। तो इस तरह से एक सेटअप बनाइए कि किस तरीके से आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, जो आप रिवाइज कर रहे हैं उनको टेस्ट दे रहे हैं, तो आप उसमें गलतियां कितनी कर रहे हैं, और जहां जहां गलती करते जा रहे हैं उसकी मार्किंग करते जाइए। और जो गलतियां हुई हैं, आपने ऑलरेडी उसे पढ़ा था फिर भी गलती कर गए, आप देखिए किताब खोल के क्यों गलती करें, उस गलती को ठीक करिए। सारी गलतियां मेन टेस्ट देने से पहले कर लीजिए, पहले कर लीजिए, ताकि आप वहाँ नीट पे जाएंगे और एग्ज़ाम के दिन वहाँ पे कोई गलती ना कर पाएँ। तो जितनी गलती करनी है वो यहाँ कर लीजिए। कोचिंग और स्कूल में यही फ़र्क होता है। कोचिंग और स्कूल में भाई क्या है कि एनसीईआरटी मुझे ही पढ़ानी है, एनसीईआरटी आपके पास भी है, एनसीईआरटी स्कूल में भी है, लेकिन पढ़ने का तरीका बदलेंगे तो नीट में सेलेक्ट होंगे। तो एक ये चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखिए। आपको सिलेबस पता है, आपको कितना रिवीजन करना है ये भी पता है, सारी चीज़ें, हर चीज़ का हमने एक प्लान बना लिया है। आप स्टार्ट करिए, किताब खोलिए, पढ़ना चालू करिए। आज आपने जो पढ़ा है कल सोचिए मुझे याद है कि नहीं है, नहीं याद है पीछे फिर रिवीजन करिए। इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहिए। 720 का नंबर है, आपको पता है। अगर पेपर बहुत टफ आता है तो लोअर कट ऑफ के लिए 550 के लिए रेडी रहिए, और सिंपल आता है तो 650 के लिए रेडी रहिए। सीट वही 60,000 प्लस हैं, ठीक है। बच्चे वही हर साल 1-1.5 लाख बढ़ जाते हैं। इस बार अगर 24 लाख ले, अगले साल 25, 25.5 लाख हो जाएंगे, 26 भी हो सकते हैं, लेकिन सीट उतनी है। तो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि इन 24 लाख बच्चों में से 2-3 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पढ़ाई अच्छी करी होती है, और उन 2-3 लाख बच्चों में से 2 लाख या उससे थोड़ा सा कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। तो कंपटीशन हमारा जो है वो 1 से 2 लाख जो स्टूडेंट हैं उनके बीच है, इन 24 लाख स्टूडेंट के बीच में नहीं है। तो इस तरह से तैयारी करिए और सिलेक्ट हुई है। थैंक यू।